तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग सी शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है द नाइट ट्रेन एट देवली बाय रस्किन बॉन्ड। तो चलिए हमारी स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे राइटर के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए हमारे राइटर के बारे में तो रस्किन बॉन्ड इनका जो जन्म है वो 19 मई 1934 कसौली पंजाब स्टेट्स एजेंसी ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। दोस्तों वो एक इंडियन ऑथर और पोएट है। उनके कुछ फेमस वर्क्स है जैसे कि द रूम ऑन द रूफ, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, अ फ्लाइट ऑफ पीजन्स, द ब्लू अम्ब्रेला, एंग्री रिवर एक्सेट्रा। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली हमारे राइटर के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि स्टोरी में हमारे कौन कौन से मेजर और माइनर कैरेक्टर्स हैं जो कि स्टोरी में रोल प्ले करते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कि स्टोरी में हमें कौन कौन से कैरेक्टर्स बताए गए हैं। तो दोस्तों अब अगर बात की जाए हमारे कैरेक्टर्स के बारे में तो हमारा सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर आता है नरेटर यानी कि हमारे राइटर जो कि एक लड़का है। दोस्तों ये मेन कैरेक्टर है जो कि हमें स्टोरी सुना रहा है, जो कि देवली स्टेशन पर एक लड़की से मिलता है और उसके बारे में ही पूरे रास्ते यानी कि पूरी जर्नी में सोचता रहता है। इसके बाद हमारा अगला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है बास्केट वाली लड़की। दोस्तों ये एक सिंपल सी लड़की है जो कि देवली स्टेशन पर टोकरियां बेचती है और इसी लड़की से हमारे नरेटर को मिलके एक अलग सा कनेक्शन फील होता है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये दो ही हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ माइनर कैरेक्टर्स भी है जैसे कि स्टेशन मास्टर है, टी स्टॉल वाला आदमी है, गार्ड है, नरेटर की ग्रैंड मदर है यानी कि नानी है। तो ये सारे हमारे सेकेंडरी यानी कि माइनर कैरेक्टर्स है। लेकिन मेजर कैरेक्टर्स में हमारे पास सिर्फ दो ही कैरेक्टर है जो कि है नरेटर यानी कि एक लड़का और एक है दूसरी लड़की जो कि टोकरियां बेचती है यानी कि बास्केट वाली लड़की। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि हमारे कौन कौन से कैरेक्टर्स हमें बताए गए हैं। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारी स्टोरी की तरफ और हमारी स्टोरी की हम शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों अगर कहानी को देखें तो हमारे राइटर अपने बारे में बताते हुए कहानी को शुरू करते हैं कि जब मैं कॉलेज में था तब मैं हर साल अपनी समर वैकेशन देहरा में अपनी नानी के घर बिताता था। मई महीने के शुरू में ही प्लेन्स यानी कि गर्म शहरी इलाके से निकल जाता था और जुलाई के एंड में मैं वापस आ जाता था। देवली नाम का एक छोटा सा स्टेशन था जो कि देहरा से लगभग 30 मील दूर था और ये जो जगह है वो इंडियन तेराई के घने जंगलों की शुरुआत को दिखाता था। यानी कि यहाँ से इंडिया के सबसे घने जंगलों की शुरुआत हो जाती थी। ट्रेन सुबह करीब 5 बजे देवली स्टेशन पर पहुंचती थी। उस टाइम वहां पर इलेक्ट्रिक बल्ब, तेल के दिए की हल्की सी रोशनी होती थी और सामने जो जंगल था वो बस थोड़ी सी सुबह की हल्की सी रोशनी में दिखना शुरू ही होता था। देवली स्टेशन जो है वो अब बहुत ही छोटा सा था जहां पर सिर्फ एक प्लेटफॉर्म था, एक स्टेशन मास्टर का ऑफिस और एक वेटिंग रूम था। प्लेटफॉर्म पर बस एक चाय की दुकान थी, कुछ फ्रूट बेचने वाले थे और कुछ आवारा कुत्ते होते थे और ज़्यादा कुछ नहीं होता था क्योंकि ट्रेन वहां पर सिर्फ 10 मिनट के लिए रुकती थी और फिर तुरंत जंगल की तरफ आगे बढ़ जाती थी। अब दोस्तों हमारे राइटर कहते हैं कि मुझे ये बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि वो जो ट्रेन है वो स्टेशन पर रुकती ही क्यों थी, क्योंकि वहाँ पर कभी कुछ होता ही नहीं था। ना कोई पैसेंजर वहाँ पर उतरता था और ना ही कोई उस स्टेशन पर उस ट्रेन में पैसेंजर चढ़ता था और प्लेटफॉर्म पर कभी कोई कूलीज भी नहीं दिखाई देते थे। फिर भी वो जो ट्रेन है वो पूरे 10 मिनट के लिए वहाँ पर रुकती थी, फिर बेल बजती थी, गार्ड सीटी बजाता था और थोड़ी देर में ट्रेन वहाँ से निकल जाती थी और देवली स्टेशन पीछे छूट जाता था। दोस्तों ये सब देखकर हमारे राइटर को हमेशा क्यूरियोसिटी होती थी कि स्टेशन के पीछे देवली में आखिर होता क्या है। और हमारे राइटर को उस छोटे और सुनसान प्लेटफॉर्म के लिए थोड़ा बुरा भी लगता था क्योंकि कोई भी वहां पर आना नहीं चाहता था। इसलिए हमारे राइटर ने सोचा कि एक दिन वो खुद ट्रेन से उतरकर पूरा दिन देवली में स्पेंड करेंगे ताकि उस जगह को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दे सके। अब जब हमारे राइटर 18 साल के थे और अपनी नानी के पास जा रहे थे तब एक रात की ट्रेन देवली पर रुकी और उन्होंने देखा कि एक लड़की प्लेटफॉर्म पर आई है जो कि टोकरियां बेच रही है। सुबह का टाइम ठंडा था इसलिए उस लड़की ने शॉल ओढ़ रखी थी। उसके पैर नंगे थे और कपड़े पुराने थे, लेकिन फिर भी वो जो लड़की है वो जवान थी और बड़े ही शान और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ चल रही थी जो कि उसकी पर्सनालिटी को और भी ज्यादा स्ट्रांग और ग्रेसफुल बना रहा था। अब दोस्तों आगे क्या होता है कि जब लड़की हमारे राइटर के विंडो के पास आती है तो वो रुक जाती है। वो देख लेती है कि हमारे राइटर उसे ध्यान से देख रहे हैं, लेकिन शुरू में वो इग्नोर करने का नाटक करती है।
अब लड़की की जो स्किन है वो हल्की सी सफ़ेद थी, उसके काले चमकदार बाल थे और उसकी आंखें गहरी और थोड़ी परेशान सी लग रही थी। फिर धीरे से उन दोनों की नज़रें मिलती है, जिसमें बिना बोले ही काफ़ी कुछ समझ आ जाता है। दोस्तों, वो लड़की जो है वो कुछ देर तक विंडो के पास खड़ी रहती है और दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोलता। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो राइटर अपनी सीट छोड़कर गेट पर आ जाते हैं और प्लेटफॉर्म पर उतरकर दूसरी तरफ देखते हुए खड़े हो जाते हैं। फिर वो टी स्टॉल की तरफ चले जाते हैं, जहां पर एक छोटी सी आग पर केटल उबल रही होती है, लेकिन स्टॉल वाला कहीं और ही बिजी होता है। तब वो लड़की हमारे राइटर के पीछे स्टॉल के पास आ जाती है और हमारे राइटर को टोकरी खरीदने के लिए पूछती है और कहती है कि ये जो टोकरियां है वो बहुत ही मजबूत है और अच्छी क्वालिटी के केन से बनी है। पहले तो हमारे राइटर मना कर देते हैं कि मुझे बास्केट नहीं खरीदनी। फिर दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहते हैं, जैसे कि टाइम रुक सा गया हो। लड़की फिर से पूछती है कि क्या तुम्हें पक्का बास्केट नहीं चाहिए। तब राइटर थोड़ा झिझक कर मान जाते हैं और एक बास्केट ले लेते हैं और उस लड़की को 1 रुपया दे देते हैं। लेकिन हमारे राइटर इतने शर्मा रहे होते हैं कि लड़की का हाथ भी छूने की हिम्मत नहीं कर पाते। वो लड़की को लेकर काफ़ी अंदर से मतलब कि नर्वस और अट्रैक्टेड फील कर रहे थे। अब जब दोस्तों लड़की कुछ बोलने वाली होती है, तभी गार्ड क्या करता है तो सीटी बजा देता है और बेल की आवाज़ और इंजन की तेज़ आवाज़ में जो हमारी लड़की है उसकी बात सुनाई नहीं देती। इसी वजह से राइटर को जल्दी से अपने कंपार्टमेंट में वापस भागना पड़ता है और ट्रेन झटके के साथ आगे बढ़ने लगती है। अब जैसे ही ट्रेन चलती है, राइटर उसे देखते रहते हैं जब तक प्लेटफॉर्म पीछे छूट रहा होता है। वो लड़की वहां पर अकेली खड़ी रहती है, बिल्कुल हिलती नहीं है, बस राइटर को देखकर मुस्कुराती रहती है और राइटर उसे तब तक देखते रहते हैं जब तक सिग्नल बॉक्स बीच में नहीं आ जाता और फिर जंगल जो है वो स्टेशन को छुपा लेता है। लेकिन फिर भी राइटर के दिमाग में उस लड़की की इमेज छप जाती है कि वो वहां पर स्टेशन पर अकेली खड़ी है। अब दोस्तों, इसके बाद क्या होता है कि उस लड़की को देखने के बाद हमारे राइटर अपनी पूरी जर्नी में सो नहीं पाते। वो पूरा टाइम उस लड़की के चेहरे और उसकी गहरी आंखों के बारे में ही सोचते रहते हैं। लेकिन जब हमारे राइटर देहरा पहुंचते हैं तो धीरे धीरे वो जो इंसिडेंट है उनके दिमाग से हल्का पड़ने लगता है, क्योंकि उनके पास और भी काम और बातें होती है ध्यान देने के लिए। लेकिन फिर जब 2 महीने बाद हमारे राइटर वापस जा रहे होते हैं, तब उन्हें अचानक उस लड़के की याद आती है और इस बार वो उसे देखने के लिए पहले से ही तैयार रहते हैं। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर आती है तो वो उस लड़की को प्लेटफॉर्म पर चलते हुए देख लेते हैं और उसे देखकर हमारे राइटर के अंदर एक्साइटमेंट सी हो जाती है। फिर वो तुरंत ट्रेन से नीचे उतरते हैं और उसे हाथ हिलाकर बुलाते हैं। जब लड़की राइटर को देखती है तो वो मुस्कुरा देती है। उसे खुशी होती है कि राइटर ने उसे याद रखा और राइटर को भी ये देखकर अच्छा लगा कि ये लड़की जो है वो उसे भूली नहीं है। दोनों के बीच एक अजीब सी खुशी होती है, जैसे कि बहुत ही पुराने और गहरे दोस्त मिल रहे हो। दोस्तों, इस बार लड़की पूरी ट्रेन में बास्केट बेचने के लिए नहीं जाती, बल्कि सीधा टी स्टॉल के पास आ जाती है और उसकी आंखों में बहुत ही ज़्यादा चमक आ जाती है। दोनों कुछ देर तक बिना बोले खड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके बीच का जो कनेक्शन है वो सब कुछ कह रहा होता है। दोस्तों, इसी बीच हमारे राइटर के मन में अचानक एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि वो लड़की को अभी के अभी अपने साथ ट्रेन में बिठा कर ले जाए, क्योंकि वो उसे फिर से दूर जाते हुए नहीं देखना चाहते। इसलिए वो उसके हाथ से बास्केट लेकर नीचे रख देते हैं। लड़की एक बास्केट लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन राइटर इस बार उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मुझे दिल्ली जाना है। लेकिन लड़की कहती है कि मुझे तो कहीं नहीं जाना, मुझे तो यहीं रहना पड़ेगा। तभी गार्ड जो है वो फिर से सीटी बजा देता है और राइटर को इस बार इस बात पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। हमारे राइटर जाते जाते उस लड़की से कहते हैं कि मैं फिर से आऊँगा, क्या तुम मुझे फिर से मिलोगी। इस बात पर लड़की हाँ में सिर हिला देती है। लेकिन तब तक जो है वो बेल बज जाती है और ट्रेन चल पड़ती है। राइटर को मजबूरी में उसका हाथ छोड़कर भागते हुए ट्रेन में चढ़ना पड़ता है। दोस्तों, इन सब के बाद हमारे जो राइटर है वो इस बार लड़की को बिल्कुल भी नहीं भूलते पूरी जर्नी में, और उसके बाद भी वो राइटर के दिमाग में ही रहती है। पूरे साल वो उनके लिए एक खास और एक जिंदा सी याद बन जाती है। और जैसे ही कॉलेज खत्म होता है तो वो जल्दी जल्दी तैयारी करके नॉर्मल से पहले ही इस बार देहरा के लिए निकल पड़ते हैं। नानी सोचती है कि राइटर उनसे मिलने के लिए इतने ज़्यादा एक्साइटेड है, लेकिन असल में हमारे राइटर लड़की से मिलना चाहते हैं। जब ट्रेन देवली के पास पहुंचती है तो वो अंदर से थोड़ा नर्वस और टेंशन में होते हैं कि लड़की से क्या बोलेंगे और कैसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। इस बार वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो पहले की तरह चुप नहीं रहेंगे। लेकिन जब ट्रेन रुकती है और वो प्लेटफॉर्म पर इधर उधर देखते हैं तो वो लड़की उन्हें कहीं पर भी नज़र नहीं आती। वो नीचे उतरते हैं और बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं और उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी और डर सा आ जाता है।
उन्हें लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए, इसलिए वो क्या करते हैं कि स्टेशन मास्टर के पास जाकर पूछताछ करते हैं कि क्या तुम उस लड़की को जानते हो जो कि यहाँ पर बास्केट्स बेचा करती थी। लेकिन स्टेशन मास्टर तुरंत मना कर देता है और कहता है कि अगर तुम्हें ट्रेन मिस नहीं करनी है तो वापस चढ़ जाओ। दोस्तों, स्टेशन मास्टर की ये सारी बातें सुनने के बाद फिर भी हमारे राइटर जो है वो प्लेटफॉर्म पर इधर उधर घूमते रहते हैं, रेलिंग्स के पार देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर सिर्फ एक आम का पेड़ और एक धूल भरी सड़क दिखाई देती है जो कि जंगल की तरफ जा रही होती है। वो सोचते हैं कि ये सड़क कहाँ पर जाती होगी। तब तक जो है वो ट्रेन चल पड़ती है और उन्हें दौड़कर वापस चढ़ना पड़ता है। फिर वो विंडो के पास बैठकर सोच में डूब जाते हैं कि वो एक ऐसी लड़की को कैसे ढूंढे जिसे उन्होंने सिर्फ 2 बार देखा है, जिसके बारे में उन्हें कुछ पता भी नहीं है। फिर भी उसके लिए उनके दिल में एक अलग ही प्यार और जिम्मेदारी का एहसास है जो उन्होंने कभी भी पहले फील नहीं किया। अब दोस्तों, जब राइटर हमारे नानी के पास पहुंचते हैं तो वो ज़्यादा दिन नहीं रुकते, सिर्फ 2 हफ्तों में ही वापस आ जाते हैं, क्योंकि वो अंदर से बेचैन रहते हैं। उनका मन कहीं पर टिकता ही नहीं, इसलिए वो फिर से प्लेन्स की तरफ यानी कि अपने गांव की तरफ ट्रेन पकड़ लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि देवली पर स्टेशन मास्टर से और ज़्यादा पूछताछ करेंगे। लेकिन दोस्तों, जब हमारे राइटर दोबारा देवली स्टेशन पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहां पर एक नया स्टेशन मास्टर आ गया है, क्योंकि पुराना वाला कुछ दिन पहले ही ट्रांसफ़र हो गया और नया आदमी उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जानता। फिर हमारे राइटर टी स्टॉल वाले आदमी से पूछते हैं, जो कि छोटा सा और थोड़ा बेहाल सा दिखता है। वो कहता है कि हाँ, ऐसी लड़की यहाँ पर आती थी, लेकिन अब वो आना यहाँ पर बंद कर चुकी है। जब हमारे राइटर पूछते हैं कि क्यों और उसके साथ क्या हुआ, तो वो आदमी कहता है कि मुझे उसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि वो लड़की मेरे लिए कोई खास नहीं थी। और फिर राइटर को फिर से ट्रेन पकड़ने के लिए भागना पड़ता है। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ती है और देवली स्टेशन पीछे छूटने लगता है, हमारे राइटर डिसाइड करते हैं कि एक दिन वो यहाँ पर ज़रूर उतरेंगे, पूरा दिन रुकेंगे, लोगों से पूछताछ करेंगे और उस लड़की को ढूंढेंगे जिसने एक ही नज़र में हमारे राइटर का दिल चुरा लिया था। और इसी सोच के साथ वो अपने कॉलेज के लास्ट टर्म में अपने आप को समझाते रहे थे। अब दोस्तों, अगले समर सीजन में जब हमारे राइटर फिर से देहरा के लिए जा रहे होते हैं और सुबह सुबह ट्रेन देवली रुकती है, तो वो फिर से उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता होता है कि शायद वो नहीं मिलेगी, लेकिन वो फिर भी उम्मीद नहीं खोते। लेकिन सच में वो कभी भी हिम्मत नहीं जुटा पाते कि वहाँ पर उतर कर सच जान सके। वो सोचते हैं कि अगर ये कोई स्टोरी या फिर फिल्म होती तो वो वहाँ पर उतर कर उस मिस्ट्री को सॉल्व कर लेते, लेकिन असली ज़िंदगी में वो डर जाते हैं कि कहीं सच जानकर उनका सपना ना टूट जाए। शायद वो लड़की वहाँ से चली गई हो, या फिर उसकी शादी हो गई हो, या फिर कुछ और हो गया हो। सालों तक जब भी राइटर देवली से गुजरते हैं तो हमेशा विंडो से बाहर देखकर उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो वैसे ही मुस्कुराती हुई दिख जाए। वो अभी भी सोचते हैं कि स्टेशन के पीछे क्या होता होगा, लेकिन कभी भी अपनी जर्नी को बीच में रोक कर वहाँ नहीं रुकते, क्योंकि उन्हें डर है कि सच जानकर उनका ये जो खूबसूरत सपना है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए वो बस उम्मीद और सपनों के साथ जीना पसंद करते हैं और हर बार उस सुनसान प्लेटफॉर्म को देखते हुए उस लड़की का इंतज़ार करते रहते हैं। वो कभी देवली पर उतरते तो नहीं है, लेकिन जब भी मौका मिलता है तो वहाँ से गुजरते ज़रूर है। दोस्तों, इसी तरह इस कहानी की जो एंडिंग है वो काफ़ी इमोशनल और थोड़ी सी ओपन है, जिसमें हमारे जो राइटर है वो लड़की से कभी दोबारा मिल ही नहीं पाते, लेकिन फिर भी उसकी याद और उम्मीद को छोड़ते नहीं है। वो जानबूझकर देवली स्टेशन पर उतरकर सच जानना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनके यानी कि सच जानकर उनके ये जो खूबसूरत सपने हैं वो टूट ना जाए। इसीलिए वो बस हर बार ट्रेन से गुजरते हुए उस लड़की को देखने की उम्मीद करते रहते हैं। दोस्तों, ये जो एंडिंग है वो हमें ये सिखाती है कि कभी कभी कुछ अधूरी यादें और कुछ उम्मीदें ही ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती है, और हर चीज़ का सच जान लेना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ एहसास सिर्फ महसूस करने के लिए होते हैं, उन्हें पूरा करना ज़रूरी नहीं होता। दोस्तों, इसी तरीके से हमारी ये जो कहानी है वो यहीं पर ख़त्म होती है। आशा करती हूँ कि आपको ये जो कहानी है वो अच्छे से समझ आई हो और पसंद भी आई हो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहां से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।